एंड मार्क योर अटेंडेंस ऑन योर चैट बॉक्स, सबको कहें कि मार्क कर दो अटेंडेंस। कैसे हैं आप लोग, सब खैरियत से हैं? क्या हाल है? रमज़ान कैसे जा रहा है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है आपने? सर, सब ठीक जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अ, सर, अच्छा जा रहा दैट्स ग्रेट यार। मौसम तो अच्छा है कराची का, माशाल्लाह से। यहाँ पर तो बड़ा अच्छा चल रहा है सिस्टम। बाकी इंटीरियर का क्या हाल है? जो लोग इंटीरियर में हैं वहाँ पे सुकून है? मेरे ख्याल से ओवरऑल सही है मौसम। इंटीरियर में भी इतनी गर्मी नहीं है अभी, या है? है सर। इस तरफ तो अच्छी खासी गर्मी है सर। कहाँ पे? या सर उमरकोट साइड पे सर। उमरकोट? अच्छा। ये उधर तो सर फिर भी ये बिल्कुल करीब है ना पंजाब से उमरकोट आखिरी, मतलब इस तरह लगता है। नहीं, ये बिल्कुल इंडिया की तरफ नहीं है नहीं? सर, ये इंडिया की तरफ है, थर की तरफ है। हाँ, ये वहाँ पे तो खैर होती है शायद। वहाँ पे जो है उमरकोट की तरफ इस टाइम पे क्या हाल होता है वैसे सीजन में, मतलब? सर मतलब क्या, कैसे सर? मतलब जैसे अगर हम कंपेयर करें पिछले सालों से, मतलब वहाँ पे उस टाइम पे गर्मी होती है, या मतलब अभी अनएक्सपेक्टेड पड़ रही है? मेरे ख्याल से शायद पड़ती तो है, इस इन- टाइम शुरू हो जाती है। सर इससे ज्यादा पड़ती है, मतलब वैसे नॉर्मली पिछले कुछ सालों में जो है इस सीजन में इससे ज्यादा गर्मी होती थी। इस सीजन कम है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नहीं है। कराची का तो सुना है कि अच्छा मौसम अच्छा। काफी अच्छा है आजकल। लेकिन यहाँ ये नहीं कि मतलब पिछले साल की गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लेकिन ये है कि गर्मी फिर भी है दरअसल। हाँ, बस यही यही मैं कह रहा हूँ ना कि यही मेरा मकसद है कि मतलब अच्छा, मतलब फिर भी बेहतर है। मतलब वो नहीं, बात नहीं है कि आमतौर पर यूजुअली जो मौसम चल रहा होता है सीजन, मतलब खासतौर पर हाई टेम्परेचर्स का, उस उससे थोड़ी सी बचत है, मतलब ये है। ऐसी बात है, जो इलाके गर्म है वो गर्म ही रहेंगे, लेकिन इतना चेंज अभी नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कराची माशाल्लाह से अभी तक तो बहुत अच्छा गुजरा है। और रात में भी काफ़ी अच्छा ठंड, मतलब एसी की जरूरत नहीं है। मतलब जिसको थोड़ी सी मस्ती है, या वो जिसको मतलब ज्यादा शौक है, वही मतलब चल एसी की उसको शायद जरूरत है। बाकी नॉर्मल मतलब गुजारा हो रहा है, चल रहा है अभी तो। अभी नीड नहीं है एसी की, मेरे ख्याल से खास तौर पर कराची में तो नहीं है अभी। सर लेकिन कुछ महीनों में सुनने में आ रहा है कि काफी ज्यादा जो है गर्मी पड़ने वाली है। हाँ, या वो तो टेम्परेचर तो क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम पे ही जा रहा है ना। जो नॉर्मल रूटीन है, बारिशें वगैरह ये हो रही हैं ज़्यादा। लेकिन वैसे तो हीट स्ट्रोक भी आपको पता है कि काफ़ी, असल में कराची में ये होता है कि जून जुलाई ठीक है, बाकी मई तक काफ़ी गर्मी पड़ती है। अ, बाकी पूरे मुल्क में ये था, कराची में जब ये कि जून जुलाई में पूरे मुल्क में गर्मी पड़ी होती है, तो कराची का मौसम फिर भी क्लाउडी होता है और हवा चलती रहती है। अब देखते हैं क्या होता है, अब चेंज आ तो रहा है। लेट्स सी। अच्छा जी, बेटा आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ इंटरेस्ट, मतलब सब्जेक्ट के हवाले से मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कल भी मैंने पढ़ाया था कुछ। समझ में आ रही चीज़ें, नहीं आ रही? है तो इजी, इतना मुश्किल तो नहीं है। मैंने आ कल रही है स्लाइड भी शेयर सर। की।
मैंने आप लोग की स्लाइड भी शेयर की थी, आप लोग को मिल गई थी? किसी ने देखी हो, अगर इंटरेस्ट डाउनलोड की हो, जो हम डिस्कस करते हैं ग्रुप में ही मैंने वो जो है वो सेंड की थी 19 ऐप के। चले नहीं देखी तो देख लीजिएगा, वो यस सर, मैंने कर दी थी देखिए आयतन। ठीक है, तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पास, को गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके। अटेंडीज जो है वो 28 30 शो हो रहा है। अच्छा भैया 47 अभी आया, 47। चलिए लेट्स स्टार्ट, मैं शेयर कर रहा हूँ slide। बेटा स्लाइड शो हुई आपको? नो सर। अच्छा आ रही होगी अपने स्टार्ट। बेटा आप आ गई, स्लाइड शो हो रही है, मतलब स्क्रीन। यस सर। यस सर। अच्छा चलें, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, yesterday we discussed about, yeah, we started the new slide, environment management. Sorry. Environment management, हम उसको दोबारा से देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। EM environment management क्या है? is the optimum utilization of finite resources. As we discussed, the resources are finite, so उसी को जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो ऑप्टिमम यूटिलाइज करना इस एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के ज़मरे में आता है। मैनेजमेंट मींस प्रोटेक्टिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज फ्रॉम डिग्रेडेशन। अच्छा जी, मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपने, जो बेसिकली मैनेजमेंट होती है बेसिक यही होती है कि आपने जो भी चीज़ अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ तो करना है, लेकिन वो कैसे यूज़ करना है उसको डिग्रेडेशन होने से बचाना है। यानी कि डिग्रेडेशन तो होगी, ज़ाहिर सी बात है, आप कोई भी चीज़ यूटिलाइज करेंगे तो हर चीज़, जब आपको पता है कि इन होल एज अ होल कॉन्सेप्ट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो जब लिमिटेड है तो हम उसमें जो है वो उसको अगर हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो जल्दी डिप्लीट हो जाएंगी या जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तो डिग्रेडेशन तो होगी, लेकिन उसको प्रॉपर यूज़ करेंगे एहतियात से तो वो हमारे पास लॉन्ग टर्म में चलेंगी। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। अच्छा जी, असल में जो बात आ रही है वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए वो ये है कि हमारा जिसका हम ऐसे काम करते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए वर्ल्ड में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, और पहले जो है जो चीज़ें जो हैं हमसे आने वाले जो लोग थे, जनरेशन थी, अब हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो क्राइसिस अब डेवलप हो रहा है,
पहले तो इतना नहीं था, एक सदी पहले या दो सदी पहले जब हमने यूज करनी यूटिलाइज करना शुरू की चीजें, तो हमारे बड़ों ने तो इतने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे सेफ्टी के हवाले से, और उसका एक इम्पैक्ट नहीं आ रहा था एनवायरनमेंट पे। लेकिन जब हम लोग इस सदी में देखते हैं रिसेंट में और जो लास्ट डेकेड में, अब हम सबको ये चीज़ें फील होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, टेम्परेचर्स में आप खास तौर पे आप खुद देख लें कि रिसेंट ईयर्स में लास्ट डेकेड से अगर आप स्टार्ट कर लें, खास तौर पे 15 या 16, मतलब शुरू तो खैर बहुत पहले से आ रहा है इम्पैक्ट इसका स्टार्ट होने, लेकिन अब हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है रिसेंट ईयर्स में, लास्ट 5 to 10 ईयर्स में, कि जो माहौलियाती जो चेंज आ रहा है, एनवायरमेंटल जो चेंज है पूरा, खासतौर पे इसमें क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ये अब हम सब फेस करना स्टार्ट हो गए। इसकी जो चीज़ें हैं, जो हमने काम की हैं पहले, हमसे पहले लोगों ने। So it involves a wise use of activity and resources to have an impact on the world and the environment. Environment हमने पहले भी डिस्कस किया था कि environment क्या है। environment में हमने डिस्कस किया था, मैंने क्या बताया था कि environment किस चीज़ को मिलके बनता है, कोई मुझे याद दिलाए। किसी को याद है हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज environment बेसिकली। अच्छा चलो ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं। environment बेसिकली जो है वो किस चीज़ से मिलके बनता है। It is a process used by organization to manage, review, correct, and improve the organization's approach towards business. अच्छा ये तो खैर एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, एनवायरनमेंट इसके बाद आएगा शायद, नहीं तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू मैनेज, रिव्यू, करेक्ट एंड इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच टुवर्ड्स बिजनेस। ये सब स्टेप्स हैं बेसिकली मैनेज करने के, और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम तो, कि आप पहले मैनेज करें, फिर उसको रिव्यू करें, रिव्यू के बाद अगर वो सही नहीं है तो करेक्ट करें, और उसमें फिर जो है वो दोबारा से टुवर्ड्स द बिजनेस। आई स्ट्रक्चर वे टू इनकॉर्पोरेट एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स इनटू डे टू डे ऑपरेशंस। अब हम खास तौर पे एनवायरनमेंट को डैमेज करना या उसको नुकसान पहुंचाने का जो है, अब कम से कम चाहते हैं कि ये हमारे पास जो चीज़ें हो रही हैं उसके रिजल्ट्स को जो है हम जो है इम्प्रूव कर सकें, ताकि उसका इम्पैक्ट जो है वो कम से कम पड़े एनवायरनमेंट पे, वे ऑफ लाइफ। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली है क्या, कि करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, उसको देख के फिर हमने एनवायरमेंटल पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, उसके बाद उसके हिसाब से मुझे प्लानिंग ज्यादा की है। जरूरत नहीं। क्या कर रहा है? सो रहा है? हम्म, अंदर मोबाइल आई के लिए अटेंडेंस सीट। 01 तुम्हारा माइक खुला हुआ है, 02। अरे रात में लूंगा यार ये क्लास में। सो रहा करो ना खाली बोल दो नहीं लग। बसी, जी आवाज सर। आ रही है तुम्हारी? हाँ माइक खुला हुआ है, रात में नहीं अभी लेनी क्लास। आज 2 मिनट। हाँ। बेटा माइक बंद करो अपना।
सर आवाज आपकी नहीं आ रही आप। हेलो बेटे, मेरी आवाज आ रही है? यस सर अब आ रही है। अच्छा ठीक है। तो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट की सिस्टम की हम बात कर रहे थे। इसमें हम ये बात कर रहे थे कि जो है एनवायरनमेंट पॉलिसी जो है वो हर स्टेप के हिसाब से जो है वो हर जगह के हिसाब से जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं आजकल, खासतौर पे पॉपुलेशन के हिसाब से, जो कि एनर्जी क्राइसिस है। एनर्जी क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आपको जैसे हमारे मुल्क की बात करें, हमारे कंट्री की, यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस है, खासतौर पे इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल। जैसी बात है जो जहाँ पे जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है अवेलेबल, आप सबको पता है। तो वो बेसिकली क्या है, दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड कर रहा है हर कोई। तो जब वो दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं तो तो वो ये हर चीज़ अपनी जो है वो स्ट्रेटेजी जो है वो उस हिसाब से जो है बना रहे हैं। अब जहाँ पे एनवायरनमेंट की वजह से ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, जैसे हम अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जो कोल जनरेशन है वो ज़्यादातर मुल्कों में जो है वो ऑब्सोलीट होती जा रही है, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा बुरा इफेक्ट है। ठीक है। अम, आप सबको पता है कोल एनर्जी का, कोल से हम जो बिजली बनाते हैं। हेलो, एनी आइडिया अबाउट दिस? एनीवन? इबाद, वसी, उमर? 02? हेलो? 42 है क्लास में? 42, आर यू जी देयर? सर। यस सर। बेटा तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सब सो रहे हो, क्या कर रहे हो? सर कोल को बॉयलर में बर्न करके सुबह उसकी जो स्टीम प्रोड्यूस होती है, उससे सर फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या कहते हैं, स्टीम जो होती है हमारी टरबाइन्स को मूव करती है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। प्रोसेस तो है इस तरह का, लेकिन मैं बोल रहा था कि इसका एनवायरमेंट पर इफेक्ट क्या है? किसी को ये आइडिया है? कोल जैसी बात है, हम का मतलब वो निकालते हैं जमीन से तो और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। कार्बन ज्यादा फैल रहा है कार्बन एनवायरमेंट में। डाइऑक्साइड सर। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन की जो है वो जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास, कार्बन फिंगरप्रिंट से खासतौर पर वो बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट पर उसका असर है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से कुछ और भी चीज़ें हैं। तो दुनिया ने अब ये चीज़ें तकरीबन ऑब्सोलीट कर दी हैं, काफ़ी कम कोल से हो रही है, क्योंकि उससे जो है वो कार्बन कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है हमारे पास सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो इसी तरीके से फॉसिल फ्यूल की बात आती है कि फॉसिल फ्यूल जो हम खासतौर पे हमारी इंडस्ट्री है ऑयल एंड गैस की, लेकिन इसमें भी जो है आप जब एक चीज़ ज़मीन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो होता क्या है बेसिकली कि आप ज़मीन के ऊपर ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है। तो वो बेसिकली अब रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह से हैं कि आप आबादी के हिसाब से, जहाँ पे आबादी है वहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसकी एक एनवायरनमेंट पे इफेक्ट्स हैं।
तो वो आपको बेसिकली उन जगहों पे करनी है जहाँ पर आपको पता है कि सभी को पता है, जैसे फील्ड हैं। फील्ड पहले जब 50 साल पहले जैसे अब बहुत पुरानी फील्ड है तो उस हिसाब से अब आबादी आप देखते हैं उन जगहों पे, लेकिन जब वो डिस्कवर हुई थी तो उस जगह पे आबादी नहीं थी खास तौर पे ना। तो कहने का मकसद ये कि अभी आप इस्लामाबाद चले जाएं, जो हमारा पंजाब का रीजन है, वहाँ पे आप जो किसी को जाना हो हुआ फील्ड्स पे, तो जैसे कि मैं अब आदि में मैं रहा हूँ, मतलब वहाँ पे मैंने काम किया है, तो मैंने वहाँ देखा है कि जो फसलें बेसिकली, या आप टंडो आलम चले जाएं या फिर सिंध में जो फील्ड्स हैं, अगर आप हालांकि की भी बात करते हैं तो जो फील्ड है वो बेसिकली कहाँ पर है, मतलब बिल्कुल वो ज़मीनी जहाँ पे आपकी खेती बाड़ी हो रही है, और मतलब फर्टाइल ज़मीन है बेसिकली, वहाँ पर ही वेल जो है साइट आपकी डेवलप है। तो कहने का मकसद ये कि सबसे जब आप उसको प्रोड्यूस करके डिस्पोज कर रहे हैं वो आप प्रॉपरली करें, इसीलिए इन्वायरमेंट पर जो इफेक्ट है, अगर आप उसको हम खासतौर पे जो हमारा जो डिस्पोज वेस्ट निकलता है, अगर हम उसको वैसे डिस्पोज कर देंगे, प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, तो उससे जो है फिर हमकी अम, जो फर्टाइल ज़मीन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो हर चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसी तरीके से केमिकल की बात कर लें, जैसे केमिकल हम कुछ डेवलप करते हैं, अगर हम उसको खासतौर पे जो वेस्ट है, हर चीज़ का, मैंने इंडस्ट्रीज का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो आप समंदर में जा रहा है, आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से, आप वैसे के वैसे ही हर कंपनी से निकल के, केमिकल की हो या कोई टेक्सटाइल हो या कोई और इंडस्ट्री है, जो रिफाइनरी है, तो हर देखिए हर इंडस्ट्री का वेस्ट है, अगर आप उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं करते तो उस पे अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके इन्वायरमेंटल पे इफेक्ट है। और फिर अगर आप कोई डिज़ास्टर हो जाता है, जैसे कि ऑयल स्पिल है, या कहीं आग फायर लग गई, या कहीं पे और एक्सीडेंट हो गया, तो समझे कि वो एरिया वैसे ही जो है वो डैमेज हो जाएगा, और उस पे उसका इफेक्ट जो है, जैसे आपको पता है कि ऑफशोर में जो इंसिडेंट हुए थे हमारे साथ, तो उससे जो पूरा आपका मरीन लाइफ है वो आपके डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए सारे जो है फिर वो सेफ्टी के और एनवायरनमेंट पे जो भी हैं वो सारे फिर हमें उस सबसे फिर उसकी एहतियात करनी है और उसको लेके चलना है। अच्छा, प्लानिंग के बाद फिर ये है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन जो जो से रिलेटेड है, उसके बाद चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन। तो ऐसी बात है, जब एक चीज़ हम पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे और फिर एक उसके हिसाब से मेजर्स लेंगे, तो हम उसके बाद उसको देखेंगे कि उस पर फ़र्क आ रहा है नहीं आ रहा। फिर मैनेजमेंट रिव्यू करती है उसको, जो EIA बेसिकली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये हम इसको पढ़ देखेंगे, इसकी पॉलिसीज़ को भी देखेंगे कुछ, कि बेसिकली ये अदारा है जो कि पूरी दुनिया में इन्वायरमेंटल पे जो इम्पैक्ट आ रहा है उसकी उसकी जो है वो असेसमेंट करता है कि आपने जो मेजर्स लिए उससे क्या क्या वो हर साल या हर दफ़ा रिपोर्ट्स जो है वो डेवलप करते हैं बेसिकली। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, जो एक रिपोर्ट जारी होती है कि भाई अब इन्वायरमेंटल जो है उस पे क्या असर होंगे, असरात हैं, उसको मैनेजमेंट रिव्यू करती है। उसके बाद फिर कॉन्टिनेंटल इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट तो है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस नहीं करेंगे, एक चीज़ को लेके छोड़ देंगे और आप उसी पॉलिसी पे चलते रहेंगे, तो फिर वो आपके जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं आएगी, बल्कि वो सारा जो है वो केस पे करता जाएगा। अच्छा, ये जो सारे मॉडल हैं वो हैं 14,001 वन का मॉडल है। ये बेसिकली कोड्स हैं डिफरेंट, ISO 9001, कुछ कंपनीज की पॉलिसी होती है कि आपने, अच्छा ये डिफरेंट है कि सेफ्टी पॉलिसी है, कुछ हैं आपके पास, ये 14,000 वाले हैं, ये इन्वायरमेंटल की पॉलिसीज है। अच्छा, व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट, इट मे बी डिफाइंड एज अ सराउंडिंग ऑफ मैन विच इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, फ्लोरा, प्लांट किंगडम एंड फौना, एनिमल किंगडम। इन 6 चीज़ों पे मिलके जो है वो हम एनवायरनमेंट कहते हैं कि ये एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। Environment consists of biotic and abiotic factors. Biotic factors include all living beings, and abiotic includes non-living things, long living things, या non-living beings.
Living organisms use abiotic elements around them for food and shelter in order to grow, survive and reproduce. लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है कौन कौन से होते हैं? ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जो कि सांस ले रहे हैं, वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में आता है और बायोटिक होता है। तो इसमें कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज एबायोटिक एलिमेंट्स around them for food and shelter in order to grow, survive, and reproduce. Biotic environment and abiotic factors. Abiotic factors में air, wind, gases, light, temperature, water, soil ये आता है, sun. Thus, the nature of abiotic factor in a place decides the nature of living organism that will live in that place. Example, polar bears in Arctic region. अब ये कुछ हमारे नेचर के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं जो कि वहीं सर्वाइव कर सकती हैं। अगर आप उनको छेड़ेंगे या मतलब कुछ लोग गर्मी में रहना पसंद करते हैं और कुछ जानवर इस तरीके से सर्दी में, तो हर एक के उन्होंने अपने हिसाब से जो है अपनी चीज़ें जो हैं वो बना ली हैं, यानी कि अपने अंदर चेंजिंग वक्त के साथ करते गए। अब पोलर बेयर को आप अगर यहाँ पे लेके आएंगे पाकिस्तान में या इस रीजन में जहाँ पे गर्मी है, तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकेगा, ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से हर लोगों ने रहना सीख लिया है, जिसमें से एनिमल्स भी हैं, इंसान भी हैं। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स टुगेदर फॉर्म्स एन इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम। जिन सबको मिला के जो है, इन दोनों को मिला के हमारा इकोसिस्टम बनता है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं। अर्थ हैज डिफरेंट इकोसिस्टम्स in different parts like equator, deserts, evergreen forest, coral reefs, polar regions. ये coral reefs क्या होते हैं? Does anybody have idea? Do सर क्या दोबारा बोले आप? coral reefs ये नजर नहीं आ रही स्लाइड? आ रही है सर। हाँ, तो मैं इसी में से पूछ रहा हूँ। कोरल रीफ्स वो जो कोरल, पानी के अंदर जो पौधे होते हैं उन्हें कहते हैं कोरल रीफ्स। हाँ, जो पानी के अंदर, जो ओशन के अंदर, जो समंदर के अंदर हमारे पास एक लाइफ है, मरीन लाइफ, उसके अंदर जो कोरल रीफ्स हैं, ये चीजें जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मरीन सिस्टम के लिए। और इसमें जो है वो डिफरेंट किस्म के स्पीशीज जो है वो रहते हैं। कोरल रीफ्स जो है वो अक्सर बेसिकली क्या होता है कि ये आप जब अंडर डाइव करते हैं पानी में, तो आपको वहाँ पे एक अच्छा, ये जो है वो बहुत ज़्यादा कम है दुनिया में, इनकी ज़्यादा तादाद नहीं है, तो इनको सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो है वो करीबी होते हैं, मतलब आप लोग उसको देख सकते हैं वहाँ पे जो है वो सही कहा फसील ने कि ये प्लांट एक तो प्यूरिफाई करते हैं पूरा पानी एनवायरनमेंट होता है को, लेकिन बेसिकली। अब कम हो गए हैं। सॉरी बेटा, तो पानी को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं ऐसे कोरल रीफ्स, लेकिन अब कम हो चुके हैं ये। यही मैं बात कर रहा हूँ ना कि ये इनकी तादाद कम होती जा रही है और कुछ जगहों पर ही ये रह गए हैं, तो ये एनवायरनमेंट का हमारा ये जो है बड़ा इशू है। मरीन इकोसिस्टम, ये जो हमारे पास मरीन इकोसिस्टम है, इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। डिफरेंट किस्म की फिशेस हैं, कमर्शियल फिशिंग, ओशन, ये उसकी लाइफ है बेसिकली, दिखा रहे हैं कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डॉल्फिन्स हैं, जू प्लैंकटन है, कमर्शियल फिशिंग फिशेस हैं, सीवीड्स हैं, कोकस, बैक्टीरिया, farmland, plant. Common concept: the fossil fuels are decomposed remains of ancient plants and animals. अब ये सब आपने पढ़ा है कि जियोलॉजी में कि हमारे पास
कितने किस्म की थ्योरीज हैं कि फॉसिल फ्यूल आर डिकम्पोज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थ्योरीज हैं हमारे पास, आपने पढ़ी होंगी अगर आपको याद हो। सो वो ये कहते हैं कि fossil fuels are decomposed remains of ancient plants and animals, and over the time, due to heat and temperature, these remains are turned into fuels which release energy when burned. They take millions of years to form. Example: coal, petroleum, gas. Industrialization has resulted in large-scale burning of fossil fuels in industries and vehicles, resulting into global warming. ये वही कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि इन सब चीज़ों को हमने बेतहाशा यूज़ करना शुरू कर दिया है, कंजम्पशन इनकी बढ़ गई है, रिक्वायरमेंट इनकी बढ़ गई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने जो है उसके रिजल्ट में ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो स्टार्ट कर दिया है बेसिकली। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज, दे आर लाइकली टू डिप्लीट विद टाइम। लेकिन इसी तरीके से फॉसिल फ्यूल आप सबको पता है कि नॉन रिन्यूएबल है, जो है वो है, उसके बाद वो कम होता जा रहा है। दे आर लाइकली टू डिप्लीट विद टाइम। Renewable energy, it is the energy obtained from resources that are inexhaustible and can be regenerated. अब जो ज़्यादातर हम चेंज होता जा रहा है वर्ल्ड में, एक इम्पैक्ट ये चेंज आ रहा है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है। एग्जाम्पल है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। अब इन चीज़ों पे काफ़ी मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, हम लोग थोड़े पीछे हैं अपने हिसाब से, लेकिन काफ़ी जो है वो चीज़ें कन्वर्ट होती जा रही हैं। Environmental pollution. Pollution is the effect of undesirable change in our surroundings that have harmful effects on plants, animals, and human beings. अच्छा जो environmental pollution है वो basically जो है वो क्या है, इसका effect of undesirable change in our surroundings that have harmful effects on plants, animals, and human beings. ये basically जो pollution है वो खतरनाक है सब इंसानों के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। पॉल्यूशन इज मेनली मैन मेड, और ये सिर्फ हम लोग ही हैं जो कि इसको इनिशिएट करने के, हमारे वजह से ये चीज़ें हो रही हैं ह्यूमन बींग्स की वजह से। पॉल्यूशन ड्यू टू अर्थ बिकमिंग हॉट एंड क्राउडेड, जिसका एक और फैक्टर है। वर्ल्ड पॉपुलेशन इन ईयर 1800 में 1 बिलियन थी। अभी हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है दुनिया की अंदाजन? लेटेस्ट रिपोर्ट्स क्या है? सर लास्ट जो है 22.5 करोड़ की थी, और अभी माशाल्लाह से जो कोविड आया है जिस हिसाब से बर्थ रेट था तो माशाल्लाह 30 को पहुंच गए होंगे, नहीं तो 28 को होंगे लोग। कोविड में कम हुई है बढ़ी है? बड़ी है बड़ी है सर, सर। बड़ी है पूरी दुनिया में सर, कम हुई है, बंदे मरे। हमारे पास तो खैर माशाल्लाह से मरे नहीं, लेकिन उन्होंने वो जो दुनिया में कम हुए तो इसकी कसर की। हम सबको टाइम मिल गया है ना, तो हमारे उल्टा हिसाब है। खैर वो है, लेकिन पूरी दुनिया में कितनी आबादी है इस वक्त? सर 8 बिलियन सर सर 8 अरब हो रिसेंट चुकी रिपोर्ट है, आई है 8 अरब उस हो। पे। 7 बिलियन सर। 7 बिलियन तक मैंने सुनी थी, अब क्या 8 अरब हो गई? सर 7 बिलियन 7 से अब ज्यादा थी 8 हो थोड़ी। गई है सर। जी 7 सर, 8 7 हो सर गई है, कुछ 8 टाइम हो पहले गई है। थी। और सर एक रिपोर्ट आई थी जो दुनिया में 8 बिलियन की वो आबादी पूरी हुई है, वो जो 8 बिलियन पूरा होने में जो बर्थ हुआ था वो फैसलाबाद का कोई बच्चा था, उस पे मार्क हुई 8 मिलियन, 8 बिलियन। अच्छा, ओ वाओ, ये एजाज हम लोग के पास है ठीक है। ये एहसास भी हम लोगों के पास है सर। सही सही, ठीक है। तो इतनी आबादी हो गई है दुनिया में, तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको रिसोर्सेज चाहिए, हर एक को बेसिक नेसेसिटीज चाहिए। और ये बिल्कुल एक हकीकत है बेसिकली, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। आपके जो सिटीज पे प्रेशर आ रहा है वो आप देख सकते हैं। अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करते, ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा एक देही इलाके हैं, और आप सबको पता है देहात और शहरी इलाके, अब आप खुद फील कर सकते हैं कि चीज़ें, सिचुएशन जो चेंज हो रही है।
क्योंकि अब ज़्यादातर तो जो फैसिलिटीज़ हैं वो पहले जो है बड़ी अच्छी लाइफ होती थी गाँव की खासतौर पे, अ, वो अब कम होती जा रही है। हर कोई शिफ्ट हो रहा है शहरों की तरफ काम के लिए, क्योंकि काम ज़ाहिर सी बात है हर एक को चाहिए, नीड है। तो और जो वहाँ की जो चीज़ें हैं जो हमारे पास देहात वाली, वो कम होती जा रही हैं, वहाँ की एक्टिविटीज़। लोग प्रेफ़र कर रहे हैं, अब ज़्यादातर जो है शिफ्ट आ रहा है कि वो शहरों की तरफ आएँ, जो कि ये थोड़ा-सा जो है वो बैड सीन है। मतलब जो हमारी वो लाइफ़ है वो बहुत अच्छी है ख़ास तौर पे गाँव की, उधर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो एक अलग इश्यू है हमारी गवर्नमेंट्स का। लेकिन हमें वो सेव करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए कि वहाँ की लाइफ़ पुरसुकून होती है, स्ट्रेस कम होता है, नेचुरल चीज़ें हैं, लोग अच्छे हैं। यहाँ पे सब प्रोफ़ेशनल हैं, सब ख़ास तौर पे कराची में आप देख लें तो यहाँ के सब जो है आँखें मुरवत नहीं है लोगों में, सब्र नहीं है, टॉलरेंस लेवल कम होता जा रहा है। क्योंकि शहर की लाइफ़ इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है, इतनी ख़ास तौर पे इतनी चीज़ें हैं, बड़े शहरों में ख़ास तौर पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की एक अपनी ज़रूरियात हैं, एक अपनी, अगर आप उसको नहीं मैनेज करेंगे तो फिर वो डिफरेंट जो है वो डिज़ास्टर की तरफ जाती हैं। तो यही हम लोग जो है अब वो फ़ेस करना शुरू हो गए हैं ऐसा-ऐसा। ज़्यादा लाइफ़ आपकी रोड पे गुज़रती है, आना-जाना काफ़ी है, डिस्टेंसेस काफ़ी हैं और सबसे बड़ी बात ये फैसिलिटीज़ सबके पास कम है, पानी की फैसिलिटी नहीं कम हो गई है, फ्रेश वाटर की। सो ये चीज़ें अब हम फ़ेस कर रहे हैं, जो कि पहले एक एक टिकट पहले या लास्ट 5-10 इयर्स में ज़्यादा जो है वो चीज़ें इस तरफ गई हैं। सो इसमें कहा गया है कि ईयर 250 तक 2050 तक, जो कि अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 25, 26, 27 सालों में ये नॉन बिलियन को जो है वो क्रॉस कर जाएगी। पॉपुलेशन इंक्रीज़ेज़ इज़ ड्यू टू द हेल्थ केयर इंक्रीज़ इन लाइफ स्पैन, डिज़ीज़ एरेडिकेशन सॉरी, बेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल। जब आप हेल्थ केयर की बात करते हैं, हेल्थ केयर अगर अच्छा है तो इंक्रीज़ इन लाइफ स्पैन, ये हमारे मुल्क में तो शायद इसकी इतनी वो नहीं, लेकिन बाहर ज़्यादा है कि हेल्थ केयर वहाँ पे अच्छी है, तो उनकी जो एवरेज लाइफ है बेसिकली वो जो है ज़्यादा अच्छी है। खैर यहाँ पर भी अच्छी है। डिसीज़ एरेडिकेशन मतलब ज़ाहिर सी बात है, जब जितनी हम तरक्की करते जा रहे हैं तो काफ़ी चीज़ों का जो है वो मेडिकल फील्ड में भी आप ग्रो कर रहे हैं, तो काफ़ी बीमारियों की वैक्सीन्स आ गई हैं। और अभी आपने सभी देखा होगा कोविड के हिसाब से जो चीज़ें थी, हमने अभी फेस की है रिसेंटली, सो वो भी इम्प्रूवमेंट की तरफ है। इकोनॉमिक अच्छा, आजकल फिर कोविड का आपने सुना होगा, तो एहतियात करें सबके सब कोविड मतलब अब तो मुझे लगता है कि जो आम नज़ला ज़ुकाम भी जो है ना वो कोविड ही हो रहा है सबको, इतना यूज़्ड टू हो गए हैं लोग। आप लोग अपने नए करीब में फेस कर रहे हैं इस तरह के इश्यूज़? किसी-किसी को अभी भी हो रहा है। जी सर, लेकिन कह रहे हैं कि वायरल वगैरह है कोविड का, नहीं जो नॉर्मल सीजनल वायरल आता है, कह रहे हैं कि ये वो है। यार वही है, मतलब अक्सर आप देखें अपने सराउंडिंग में लोग बीमार पड़ रहे हैं तो वो हो तो वो ही रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी मैंने देखी कंप्लेंट्स, क्योंकि अपने सराउंडिंग में हम कुछ देखते हैं, मतलब पता चलता है। दूसरी बात ये कि वो हॉस्पिटल्स वगैरह में जो अभी केसेस आ रहे हैं वो कोविड पॉजिटिव ही आ रहे हैं। अब वो पता नहीं क्या है, वो सब वायरल कोई पॉजिटिव करके दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन जो भी पीसीआर जो आपका जो टेस्ट है जो कंडक्ट कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव, वो जो कोविड है सॉरी, वो पॉजिटिव आ रहा है काफ़ी। क्योंकि मेरी वाइफ डॉक्टर है तो वो बताते हैं कि अब जैसे केसेस आ रहे हैं तो ज़्यादा अब दोबारा से, क्योंकि उनके यहाँ तो जो भी आता है तो पेशेंट तो कोविड का टेस्ट करके आते हैं, तो अब आने शुरू हुए हैं दोबारा से, अभी रिसेंटली जो है वो बढ़े हैं। तो पता नहीं, लेकिन पीसीआर में आ तो रहे हैं।
अच्छा जी, तो सर मैक्सिमम फिर ग्रोथ। से ऑनलाइन की तरफ जाएंगे या नहीं, मतलब ये सेमेस्टर फिर ऑनलाइन हो सकता है या नहीं? नहीं नहीं, इतना लीथल नहीं है इस दफा, लेकिन ये कि मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये अब मुझे लग रहा है कि जो वायरल जो खासतौर पे जो आ रहे हैं, जो हमारे जो चलता रहता है मौसम चेंज की वजह से लोगों को, तो उसी में जो है वो कंडीशन जो है, क्योंकि वो मैं नहीं समझता कि कोई बच्चा हो कोविड से। कोविड अपने यहाँ सभी को तकरीबन हर दूसरे शख्स को हुआ है। अब वो बॉडी की रेजिस्टेंस पे है कि जिन्होंने जो यंग है उन्होंने उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, वो थोड़े दिन के लिए बीमार पड़े और वो सही हो गए। उस सिम्टम्स, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सिम्टम्स हर एक के डिफरेंट थे, लेकिन मेरे ख्याल से हुआ पूरी सभी को तकरीबन होके गुजरा है, बच्चों से लेके बड़ों को भी। ये तो आपने सराउंडिंग्स में देख सकते हैं कि आपको पता है कि बच्चे भी इफेक्ट्स हो रहे हैं वायरल में खासतौर पर। और ये वायरल जो है, जो कि आज से 2 साल कोविड से पहले लोग साल में एक दफा बीमार होते थे, जो खासतौर पर यंग की बात कर रहा हूँ, या एक अच्छी एज तक भी लोग एक दफा कभी बीमार पड़ते थे, वो भी हफ्ते के लिए शायद। लेकिन अब आप देखें या नोट करें, जो एजेड लोग हैं या जो एज ग्रुप है और जो मतलब यंग भी हैं, आपको हर चौथे महीने बाद या फिर 5-6 महीने बाद या 3-4 महीने बाद आपको इस तरह से लोग बीमार होना देखेंगे कि भाई ये मतलब बीमार, खासतौर पर इनको नज़ला या वायरल ये नहीं होता था प्रॉब्लम, उनको भी होना शुरू हो गया है। शायद आपने नोट की हो नहीं कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मेरी ऑब्जर्वेशन में है लोग अब अगर कंटिन्यू बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ना शुरू हो गए, खासतौर पर वैक्सीन के बाद। ये मेरी नॉलेज में तो है, बाकी मुझे आप लोग का नहीं पता कि क्या देखते हैं, देखा है नहीं देखा है इसको। अच्छा जी, मैक्सिमम ग्रोथ इज ऑब्जर्व इन लेसर डेवलप्ड कंट्रीज ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ, increase rise in population from 5.4 billion to 7.9. Mumbai has a population of over 19 million. World population development ये वक्त साथ साथ बिलियंस में, तो ये क्यों बता रहा है। इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग। क्राउडिंग जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्राउडिंग बढ़ेगी। क्राउडिंग का क्या इफेक्ट है? लॉस ऑफ एरेबल लैंड, overfishing, water shortage, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, स्ट्रेस ऑन सिटीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, जो मैंने बात की वो यही है कि भाई जब आप क्या क्राउडिंग पॉपुलेशन बढ़ती है तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपके पास लैंड है, वो लैंड जिस पे हम अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड जिसे कहते हैं हम, वो जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आबादी बढ़ जाएगी तो लोग रहना तो सबको ज़रूरी है। तो वो आपको पता है कि डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, तो हम अक्सर देखते हैं कि चीज़ें जो हैं, जो पहले इलाके आबाद नहीं थे वो अब आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो जिस तरह आप कराची का हाल देख लें, या आप अपने गांव में भी देख सकते हैं, या जो इंटीरियर में भी हैदराबाद की मैं बात कर लूँ या सक्कर की बात कर लूँ, कि जैसे बड़ी सिटीज़ हैं इनमें तो इफ़ेक्ट है इसका, लेकिन छोटे सिटीज़ में भी जो है वो इफ़ेक्ट इसका है। जैसे कि आप अगर ट्रैवल करें यहाँ से कराची से सक्कर तक की बात कर लेते हैं, सिंध की, तो पहले जो है आप सबको पता है कि इतनी आबादी नहीं थी, आपको नहीं मिलती थी। खासतौर पर आप कराची के बाद ही आप देख रहे हैं बहरिया टाउन, या मतलब स्कीम 33 के बाद बहरिया टाउन है, फिर TH है, फिर इसके अलावा हम नूरियाबाद पे चले जाएं। नूरियाबाद भी एक छोटा सा एक पहले आपको मिलता था, अब आप देखें कितना डेवलप है। उसके बाद इंडस्ट्रीज वहाँ पे हैं, तो उनकी वजह से जो है लोग रहना शुरू हो गए। तो आने वाले वक्त में आप कराची हैदराबाद, आप सबको पता है कि पिछले 5 साल 10 सालों में कितना डेवलप है। कि वो मुझे लगता है कि अब तो हैदराबाद ऐसा ही है कि आप 1.5 घंटे में, टाइम तो उतना ही लगता है, 1.5 पौने 2 घंटे में आप आराम से पहुंच जाते हैं। और वो विद आपको लगता ही नहीं कि यार ये जो है कुछ एरिया ऐसा खाली बचा है, कि इतनी हाउसिंग स्कीम स्टार्ट हो गई है हैदराबाद में। जब जैसे अब इंटर होते हैं खास तौर पे, तो वहाँ पे आप हालात देख सकते हैं कि पहले आज से 10 साल पहले कुछ भी नहीं था, फिर वो 10 साल या 15 साल, ये आफ्टर 2005 जो है एकदम से रैपिड चेंज इंक्रीज आया 2005-6 के भाग से। एयर पोल्यूशन इश्यूज रेलिवेंट। अच्छा, इंडिया की बात हो रही है, मैं स्लाइड फिर देखूंगा, ये मैंने जल्दी में कर ली थी।
अच्छा, एयर पोल्यूशन origin can be traced back to the time when man started using firewood and cooking। ऐसी बातें हम चीज़ें यूज करते जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो हर चीज़ का इम्पैक्ट है। अच्छा, भोपाल जो ट्रेजिडी है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उस स्लाइड्स में, इसको हम छोड़ देते हैं। कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन, नेचुरल कॉजेस, volcanoes, dust, sulfur and other gases, forest fires। एयर पोल्यूशन आपको पता है कि क्यों होती है, इंडस्ट्री जब एक तो नेचुरल कॉजेस हैं, वॉल्केनोस, डस्ट, सल्फर एंड अदर गैसेस, फॉरेस्ट की फायर, अब ये बढ़ते जा रहे हैं। देखें ये चीज़ें, फायर पहले कम लगती थी ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में इस वक्त जो है वो आपने सुना होगा, अगर न्यूज़ में देखा हो, किसी को इंटरेस्ट हो, तो वहाँ पर ये चीज़ें बढ़ गई, क्योंकि एक हीट फैक्टर होता है जिसकी वजह से जो है वो जंगलों में पहले जो है वो फायर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, और वो पूरे जंगल के जंगल, ये खबर किसी ने सुनी थी आज से मतलब 2-3 महीने पहले, या पिछले लास्ट 6 मंथ में आपने सुना हो कि बहुत ज़्यादा फायर लगी हुई है और बढ़ती जा रही है टुवर्ड्स किसी के न नज़रों में आई थी ये खबर? गो थ्रू की थी किसी ने या नहीं की थी? सर ये तो पिछले जी वीक की सर, है मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया से, में इसी लगी वीक। थी आग। जी, जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में भी लगी थी और भी अमेरिका में भी काफ़ी जगहों पे लगी थी। जी सर, सुनी तो तो बे थी। तो यही बेसिकली कॉजेज़ हैं एयर पॉल्यूशन के, कि वो फॉरेस्ट फायर जो है वो एकदम से जो स्टार्ट हो जाती है, वो किसी ह्यूमन की वजह से नहीं, वो ख़ास तौर पे टेम्परेचर की वजह से बेसिकली वो इस तरह बढ़ जाता है कि वो ज़रा-सा वो वो चिंगारी लगती है और वो पूरे उसमें फैल जाती है। These pollutants tends to remain in the atmosphere for a short time and do not lead to permanent atmospheric change। जो pollutants हैं वो tend to remain in the atmosphere for a short time and do not lead to permanent atmosphere। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कुछ रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, अक्सर आपने एसिड रेन का भी सुना होगा। दूसरी बात है कि आप अपने उसमें आपने ये चीज़ नोट की होगी कि जब आप कराची में जैसे रह रहे हैं आप, तो आपको पता है कि यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, मतलब ये कि जो आप अभी आप मोबाइल पे भी देखें तो एयर क्वालिटी की हमेशा बात आती है कि काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, बड़े शहरों में ख़ास तौर पे। इस पे किसी ने को आइडिया है? डस्ट डस्ट पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन, जो हमारी जो एयर हम जो इन्हेल कर रहे हैं, उसका एयर इंडेक्स जो आता है, अक्सर आपने देखा हो कि एयर डिस्टर्ब होता है काफ़ी। जी सर, वो CQI में आता है। जी, तो ये बिल्कुल रियल फैक्टर है, मतलब जितने भी जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, और आप नोट भी करिएगा कराची में अक्सर, क्योंकि देखें फ्लैट्स हैं, काफ़ी आबादी हमारी फ्लैट्स पे रहती है। तो अक्सर अगर आप देखेंगे तो आपको पता है जहाँ पे हमारे यहाँ एक डस्ट का लेवल है, वो आपको लगता है कि यार कम से कम 4th फ्लोर या 5th फ्लोर तक तो इतना एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है हमारे यहाँ। अक्सर अगर किसी ने नोट किया होता, और आप ये देखेंगे जब बारिश होती है तो वो कितना आपको जो है वो डिफरेंट लगता है, जब वो ज़ाहिर-सी बात है डस्ट बैठती है और फ़ौरन बारिश के बाद अगर आप देखते हैं तो आपको एक तो विज़न भी क्लियर नज़र आता है दूर तक का। तो वो बेसिकली हमारी सब एयर पॉल्यूशन है, क्योंकि हमारे पास गाड़ियाँ इतनी हैं, हमारे यहाँ पॉल्यूशन इतनी है, बसेस हैं, और इन सब को, और फिर हमारे यहाँ काम इंडस्ट्रीज़ इतनी हैं, तो वो मिला के जो है पूरा आपको, अगर आप देखें तो ये साइड आपको डस्ट नज़र आएगी एनवायरनमेंट में। किसी को कभी छत पे जाने का मौका मिला हो जहाँ पे जिनके पास अवेलेबल है, तो अगर आप देखेंगे तो आपको एक अजीब-सा एक नज़र आएगा इस शहर का माहौल ना। फिर जब आप आफ्टर रेन देखें, बारिश के बाद किसी ने अगर देखा हो, मौका मिला हो, तो आपको जो है चीज़ें जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। तो ये हम सब गो थ्रू कर रहे हैं इस चीज़ों से। मैन मेड कॉजेज़ क्या हैं वो? एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, एमिशन फ्रॉम मैन मेड गैसेज़, CFC from refrigerators, deodorants, एयर कंडीशनर्स, ETC। ये सब मिलके हमारे कॉजेज़ हैं बेसिकली, हमें पता है। कंट्रोल measures for air pollution, electrostatic precipitators, highly efficient filters that can remove fine particulate matter like dust and smoke from air stream। Particulate
scrubbers, polluted gases stream is brought into the contact with the scrubbing liquid to remove pollutants, and dust cyclones that use rotational effect and gravity to remove pollutant. भाई ये बेसिकली मेजर्स हैं एयर पोल्यूशन के, ये इंस्टॉल कर लेते हैं तो इससे फर्क पड़ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने कहीं देखे हैं ये पाकिस्तान में। वाटर पोल्यूशन, 71% ऑफ अर्थ कवर्ड विद वाटर, ये फैक्ट है। 97% ऑफ दिस वाटर इज फाउंड इन ओशंस, टू सॉल्टी टू ड्रिंक और फॉर इरिगेशन। ये सब भी आपको नॉलेज है इसके बारे में कि 3% इज फ्रेश वाटर, बहुत कम परसेंट जो है बेसिकली हमारे पास जो है वो फ्रेश वाटर के एक्विफर्स हैं या रिवर्स हैं। 2.997% लॉक्ड इन पोलर आइस कैप्स, ये हमारा ग्रीनलैंड और आइसलैंड का बता रहे हैं। Thus, only 0.003% of Earth's total volume of water is available in the form of groundwater, lakes, and rivers, etc. तो ये कुछ सिचुएशन है वाटर के पास, वाटर की हमारे पास। Causes of water pollution: domestic wastage, industrial waste, sewage, excess use of fertilizers in agricultural field which seeps through the ground, and accidental oil spills. लेकिन ये उसमें से चंद कॉजेज हैं। बेसिकली डोमेस्टिक वेस्ट हमारा जो है वो हम पता है कि जो हम रोज़मर्रा के जो है वेस्ट है किचन का, सीवेज का, जो जहाँ पे इंसान रहते हैं वहाँ पे डोमेस्टिक वेस्ट जो है वो आप सबको पता है कि वो हम उसको डिस्पोज़ करना वो कैसे होता है। बेसिकली इंडस्ट्रियल वो गाड़ी हम कराची में तो ये है कि भाई वो कुछ जगहें बनी हुई हैं वो वहाँ से, बल्कि आपको पता है कि हर इतना अच्छा अभी बीच में नहीं था, अब थोड़ा शायद बेहतर, मुझे नहीं तो नहीं लगता, काफ़ी आप देखते हैं कि आस-पास ही ये चीज़ें यहीं पर ही हैं। इंडस्ट्रियल सीवेज, इंडस्ट्रीज़ आपको मैंने जैसे कि डिस्कस किया कि आपके पास जितने भी इंडस्ट्री है उसका उसका वेस्ट होगा, उसको कैसे डिस्पोज़ करते हैं वो लोग, किस तरीके से? या तो उसको वो कहीं पे जाके खास एरिया में डंप कर रहे हैं, कोई उन्होंने जगह बनाई हुई है तो ठीक है, वरना वो सब जो है वो हमारे यहाँ अंडरग्राउंड होते हुए ड्रेनेज में से होते हुए वो सब समंदर में जा रहा है। इस तरीके से एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स इन एग्रीकल्चर फील्ड, जो ज़ाहिर-सी बात है कि एग्रीकल्चर की जो डिमांड है वो हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ें हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए एग्रीकल्चर एज़ अ एग्रीकल्चर कंट्री, लोगों की ज़रूरियात के हिसाब से, वीट है, राइस हैं, फल जितने भी आप कह लें, फ्रूट्स, और जो चीज़ हम कर सकते हैं, उन सब को जो फर्टिलाइज़र्स, अब ज़ाहिर-सी बात है नेचुरल एक उसकी प्रोडक्शन है, उसके बाद जो हम आर्टिफ़िशियल तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो है वो एक पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। उसके बाद जो है आता है फूड एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल्स, ये एक सबको पता है कि क्या चीज़ है, कि अगर हमारे पास कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो फिर ऑयल स्पिल जो है उससे पूरी मरीन लाइफ़ का क्या हाल होता है, डिस्टर्बेंस। फिर आती है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन इज़ द थिन एक्शन क्या हो गया कवरिंग सर? ओवर लैंड। सर टाइम हो गया सर। सॉरी, टाइम कहाँ हुआ है अभी? टाइम हो गया क्या? सर 2 मिनट ऊपर हो गए सर। हो गया सर। अच्छा, चलें अटेंडेंस लगवाएँ ज़रा अपनी सबके सब, वरना रह जाती है अटेंडेंस। ये अच्छा, साथ हाथ के हाथ आप साथ एंड में अटेंडेंस लगवाने। आज थर्सडे, टुडे इज़ थर्सडे, जी।
ये उन्होंने पता नहीं क्या ट्यूसडे ट्यूसडे है ये होगा जी 01 फासी प्रेजेंट 02 करीम हुसैन Present sir 02. So 02 जी present. ठीक है 03 उमना Present, sir. शोएब 14 नहीं है 15 Present sir. 17 15 इबादुल्लाह present. ठीक है इबादुल्लाह 17 नहीं है जी सर, सर प्रेजेंट सर। अभी इतनी बातें की है सर, अब और आप अभी इसमें एब्सेंट कर रहे हैं एंड टाइम पे सर। जस्ट चेकिंग 19 इमरानुल्लाह नहीं है तो भाई बताओ मुझे वरना एब्सेंट लगा दूंगा जल्दी 20 दीपक दीपक तो नजर आया था दीपक दीपक है 7 22 Present. 23 अमीर Present sir. ओके जीरक 24 Yes sir present. 25 सकलेन असलाम Present sir. 26 उस्मान Yes, sir. 26 present. 29 बिलाल 29 है 30 जल्दी जल्दी लगवाओ 30 31 30 कमर 31 30 नहीं है 31 है उधर 32 Yes sir 32. 33 Yes sir मुसव्वर 33. ठीक है उस्मान 34 सर माइक खराब है उसका सर 34 yes sir. 37 37 अहमद मुस्तफा नहीं है 39 यस सर 40 Present sir. Yes sir. कौन 40 Yes sir 40 present. ठीक है 41 Present, sir. ठीक है जवेरिया 42 Present, sir. मोइस है मोइस 43 43 44 यस सर प्रेजेंट 44 43 नहीं है भाई मोइस नहीं है जवाब नहीं दे रहा सर 43 तो सर अभी 40 अभी उसने आपको जवाब दिया अभी का। 45 अभी नहीं है प्रेजेंट सर 47 ये कहाँ गया था आ गया 43 आ गया मोइस अच्छा 47 अच्छा ठीक है ओके आ गया आ गया आ गया 47 49 49 नहीं है 52 प्रेजेंट सर 50 52 53 53 भी नहीं है 54 54 भी नहीं है 55 प्रेजेंट सर 55 है 57 यस सर ठीक है 58 नहीं है 59 यस सर 59 और सर 90 नमाज पढ़ने गया सर 60 Yes sir present 60. 61 61 भी नहीं है वहीद
कौन नमाज पढ़ने गया है? सर 19 गया है सर। पहले था, उसका अटेंडेंस है उसमें, उसने मार्क किया? यस सर की है सर, हम साथ ही एक फ्लैट में रहते हैं। अच्छा, कराची में आप लोग बेटा? जी जी सर। 19, 19 की मार्क करो। अच्छा भाई, जो जो एब्सेंट है वो देख लें, फिर उनको बता दीजिएगा। 14 नहीं है, 30 नहीं है, 37 इज एब्सेंट, 49 नहीं है। सर 49 भी मस्जिद गया हुआ सर, उसका उसने मैसेज किया था। 49 ने मैसेज किया है, मेरे पास चैट बॉक्स में आ रहा है, नहीं आ रहा? और 53 भी अवेलेबल, मैसेज भी किया हुआ है। सर 49 ने मैसेज किया हुआ है सर, देख लें। 49 ने किया हुआ है, ठीक है। 49, 39 भी है, 49, 49, 49 की मैं लगा रहा हूँ, चलो ठीक है। 53, 54 नहीं है, 53, 54 है। 53 53, 50, सर 53, 53, 54 का भी मैसेज आया हुआ है। सर 53 53 साथ है, आ गया। 54, सर 54 नजर 54 नहीं ने आ भी रहा मुझे। चैट बॉक्स में मैसेज किया है। नहीं, नहीं है। अभी मैं देख लेता हूँ। 53, 50, 54, 54, 54। 54 उमर, इसका मैसेज आया हुआ, ठीक है। 58 नहीं है। 14 का मैसेज आया हुआ है, 14। यस सर 14 का भी आया हुआ है मैसेज। मैं देख लेता हूँ 14 का मैसेज आया कि नहीं आया। 14 यहाँ सामने ही है। चलो लगा रहा हूँ शुएब की भी। ठीक है, फिर ये नहीं है, सिर्फ 30 नहीं है। इसने मैसेज किया तो नहीं है? 30, 37, 30, 37, 30, 37, 30, 30, 30, 30, 30, 30। नहीं, इनका मैसेज नहीं है भाई। 30, 37 का मैसेज नहीं है, तो इसलिए एब्सेंट है। 58 भी नहीं है जुनेद फारूकी, और 61, इसको मैं देख रहा हूँ, 58 और 61। 58, 58 और 61, 58। नहीं जी, ये दोनों नहीं है, ठीक है जी। 58 और 61 नहीं है, कि मैं अटेंडेंस मार्क करो। ठीक है जी, ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। सर